नमस्कार। नमस्कार। ठीक 5 बजे और हम फिर से फिर हाजिर। से हाजिर। आज आज हमारा हमारा 15वां 15वां व्याख्यान है। व्याख्यान है। वैसे तो वैसे तो श्रृंखला का श्रृंखला आज का आज आखिरी आखिरी व्याख्यान व्याख्यान था था औपचारिक रूप औपचारिक से, रूप से। लेकिन लेकिन प्रभाकर जी ने ये प्रभाकर तय जी ने किया ये तय और किया उनके और निर्णय उनके को निर्णय को हमने पूरी हमने तरह पूरी स्वीकार तरह किया स्वीकार किया कि कि कल, कल यानी जो यानी 16वां दिन है हमारी है हमारी व्याख्यान माला का, व्याख्यानमाला का उस दिन उस दिन प्रयोगवाद, प्रयोगवाद, विचार और विचार और विश्लेषण पर विश्लेषण गौरव पर तिवारी गौरव जी का तिवारी जी का एक व्याख्यान एक ज़रूर व्याख्यान जरूर होगा इस श्रृंखला होंगे को इस पूरा श्रृंखला को करने पूरा के लिए। करने के लिए। आज आज हमारे बीच हमारे बीच हिंदी पत्रकारिता के पत्रकारिता के वैचारिक वैचारिक पहलुओं पर पहलुओं पर रोशनी रोशनी डालेंगे डालेंगे। वुमेन्स वुमेन्स कॉलेज कॉलेज जमशेदपुर के जमशेदपुर के प्रोफेसर प्रोफेसर अविनाश कुमार अविनाश कुमार सिंह। सिंह अब आज ज्यादा समय ज्यादा न समय लेते न हुए लेते रोज की रोज तरह की तरह प्रोफेसर प्रभाकर प्रोफेसर सिंह हमारे प्रभाकर साथ सिंह जुड़ हमारे चुके हैं बनारस से, जो इस बनारस से श्रृंखला जो के प्रधान श्रृंखला के प्रधान संपादक हैं। संपादक और अविनाश और जी भी हमारे अविनाश जी साथ हमारे स्टूडियो में साथ हैं। स्टूडियो में है और अब आप और अब और आप अविनाश और जी अविनाश जी नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। अविनाश जी। अविनाश जी जी। जी आ, अ, नमस्कार। नमस्कार। वाणी वाणी प्रकाशन समूह प्रकाशन की जो समूह यह की डिजिटल कवायद है शिक्षा, इसकी इस व्याख्यान श्रृंखला का हिस्सा बनकर मैं अपने को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं इस श्रृंखला के संयोजक डॉक्टर प्रभाकर सिंह और वाणी प्रकाशन की पदाधिकारी श्रीमती अदिति माहेश्वरी गोयल जी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। इस आयोजन में देश दुनिया से जुड़े और जुड़ने वाले तमाम श्रोताओं का के प्रति मैं आभारी हूँ। साथ ही साथ अभी से पहले जितने व्याख्यान हुए उन सभी विद्वानों के प्रति भी मैं अपना नमस्कार अर्पित करता हूँ। आज से कुछ दिन पहले माधवराव सप्रे की 150वीं जयंती मनाई गई और हम जानते हैं कि माधवराव सप्रे हिंदी पत्रकारिता में मील का पत्थर थे। छत्तीसगढ़ मित्र एक महान पत्रिका थी जिसके वे संपादक हुआ करते थे। तो कम से कम हिंदी पत्रकारिता एक ऐसी परिघटना रही है हिंदी जाति में जिसने एक आख्यान की तरह, जिस शब्द का प्रयोग बार बार वक्तव्यों के लिए अदिति जी ने किया कि सारे व्याख्यान को उन्होंने आख्यान की संज्ञा दी। आख्यान यानी नैरेटिव। तो मेरे लिए भी यह शब्द एक तरफ उलझन का सबब बन गया और दूसरी तरफ जिस विषय पर मुझे आज बात करनी है, हिंदी पत्रकारिता के वैचारिक पहलू, उस बातचीत को शुरू करने का प्रस्थान बिंदु भी बन गया। मैंने ये सवाल अपने आप से भी पूछा और आपके सामने भी रख रहा हूं कि क्या पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता और विशेषकर भाषाई पत्रकारिता एक आख्यान है जिसे हर देश काल में रचा जाता है या रचा जाना चाहिए। तो अगर हम आख्यान की जो पारिभाषिक समझ है उस पर जाएं और उसकी व्यावहारिकी को देखें तो हमें पता चलेगा कि हिंदी की जो पत्रकारिता रही है उसने न केवल हिंदी साहित्य इतिहास को विकसित किया है बल्कि उसके रूप को गढ़ने में और उसकी दिशा तय करने में भी निर्णायक भूमिका निभाई। इसलिए आज इस आयोजन का जो केंद्रीय विषय है, हिंदी साहित्य का इतिहास अध्ययन की नई दृष्टि, उसके अनुषंग में अपने विषय का ध्यान रखते हुए मेरी ये कोशिश होगी कि हिंदी पत्रकारिता पर बातचीत करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन के कुछ नए संदर्भों को, कुछ नए परिप्रेक्ष्यों को तलाशा जाए। वैसे ये बात सत्य है कि पत्रकारिता का इतिहास, पत्रकारिता का विस्तार कालगत और देशगत बहुत विराट है, उस पर लिखा भी खूब गया है। इसलिए अगर मैं आज पत्रकारिता के इतिहास पर बात करूं या किसी एक पत्रिका की विशेषताओं पर बात करूं तो समय और शब्द दोनों कम पड़ जाएंगे। इसलिए आगे के कुछ मिनटों में मैं जो अपनी बातचीत रखूंगा तो मैं कुछ ऐसी पत्रिकाओं की चर्चा करना चाहूंगा जिनकी साहित्य इतिहास लेखन में या तो किसी वजह से नोटिस नहीं ली गई थी या अगर नोटिस ली गई तो उन रचनाओं और उन रचनाकारों की नोटिस नहीं ली गई जिनसे हिंदी साहित्य इतिहास की एक युक्त समझ विकसित हो सकती थी।
तो हिंदी साहित्य इतिहास का जो सबसे विवादास्पद पक्ष है, मैं शुरुआत वहीं से करना चाहूंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस विवाद को, इस बहस को पत्रकारिता के नजरिए से ही, हिंदी पत्रकारिता के नजरिए से देखूं और समझूं। यह जो रीतिकाल है वह हिंदी साहित्य के इतिहास में एक समस्या के रूप में देखा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतिहास की, साहित्य के इतिहास की जो स्वाभाविक गति हुआ करती है, उससे इस काल की जो संगति बिठाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं असुविधा होती रही है हमारे तमाम आलोचकों को, तमाम चिंतकों को। हालांकि हिंदी और हिंदी से इतर अनुशासनों के कई विद्वानों ने इस पर गंभीर काम किए हैं। आचार्य शुक्ल से लेकर रामविलास शर्मा और नामवर जी तक सभी ने इस पर गंभीर चिंतन किया है। इसी व्याख्यान श्रृंखला में पिछले दिनों जब अपना आख्यान आदरणीय अभय कुमार दुबे जी दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि रीति काव्य पर नए परिप्रेक्ष्य में हमें बात करनी होगी, और उन्होंने एक सवाल उठाया था कि रामविलास शर्मा जी व्यापारिक पूंजीवाद के सांस्कृतिक उत्पाद के रूप में रीतिकाल को नहीं देख पाते, जबकि यह रीतिकाल भक्तिकाल के समानांतर ही विकसित हो रहा था। बाद में अपने आख्यान में उन्होंने अपनी सम्मति सुधीश पचौरी जी के साथ भी दिखाई थी। सुधीश पचौरी जी की बड़ी अच्छी किताब है रीतिकाल, सेक्सुअलिटी का समारोह। तो उस किताब से लगभग सम्मति दिखाई अभय कुमार दुबे जी ने। मैं व्यक्तिगत रूप से उस व्याख्यान से बहुत प्रभावित हुआ था और प्रेरित भी हुआ हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग प्रेरित हुए होंगे जो हिंदी अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास उस प्रेरणा के बाद अध्ययन करने का एक रास्ता खुला और मैं बड़ी विनम्रता के साथ रीतिकाल पर जो बातचीत हुई है उसी श्रृंखला में कुछ बातें निवेदित करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि रीति काव्य, जिसे सेक्सुअलिटी के समारोह के रूप में आदरणीय सुधीश जी ने स्थापित किया है या देखने की बात कही है, वह दरअसल रीति काल का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे दरबारों में मनाया जा रहा था। और रही बात यौनता के निर्धारण के संबंध में जो फूको की थियरी उन्होंने अप्लाई की और बातचीत की कि जिस तरह से यूरोप का जो प्रबोधन का दौर है उस दौर में यौनता को परिभाषित किया गया था, तो वहां पर थोड़ा सा मैं भिन्नता रखता हूं इस स्थापना। हालांकि आप अगर चाहें तो हंस पत्रिका का जुलाई 2018 का अंक देख सकते हैं। उसमें पंकज झा ने पचौरी साहब की इस किताब की अच्छी समीक्षा की है और उस किताब में उन्होंने बताया है कि फूको ने अगर यूरोपीय प्रबोधन की इस सैद्धांतिकी की चर्चा की है कि उसमें स्त्री यौनता को परिभाषित किया गया था, तो वह संदर्भ इसलिए था कि उस समय स्त्री यौनता को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि पचौरी साहब ने अपनी स्थापना में इसे समारोह के रूप में, यानी नियंत्रण की बात से परे जाके उल्टा जाकर के समारोह के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। दूसरी बात ये कि अभय कुमार दुबे जी ने भी की बात का संदर्भ लिया है सुधीश जी ने, और उन्होंने कहा कि स्टालिन का जो तानाशाहियत थी उसकी प्रतिक्रिया में रूसी फॉर्मलिज्म आया था और उसी तरह का कुछ प्रभाव रीतिकाल के इस उत्सव में दिखता है। तो अब यहां पर एक तथ्यात्मक अशुद्धि दिखती है। अशुद्धि यह है कि स्टालिन 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं और रूसी रूपवाद की जो पूरी सैद्धांतिकी है उसे 1917 में ही विक्टर स्कोलोवस्की ने अपना एक लेख जो है उनका आर्ट एज टेक्निक, उसमें वो प्रकट कर दिया था। इसलिए वो प्रतिक्रिया है तानाशाहियत की, उससे सहमत होना बहुत संभव नहीं है। हालांकि अगर रीतिकाल पर हमको बहुत अच्छे से बातचीत करनी है तो इधर बीच इसी श्रृंखला के संयोजक प्रभाकर सिंह जी की एक अच्छी किताब आई है, रीति काव्य मूल्यांकन के नए आयाम, और मुझे लगता है कि एक बेहतरीन किताब है इस दिशा में। फिर भी मैं ये कहूंगा कि सुधीश पचौरी जी की उस किताब ने और अभय जी की उस आख्यान ने निश्चित रूप से रीतिकाल पर फिर से सोचने के लिए विवश किया है। मैं आज यहाँ पर नागरी प्रचारणी पत्रिका के एक आलेख की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पत्रिका के सम्मत 1960 या 1961 के अंक की एक दुर्लभ प्रति है मेरे पास। मैं ये वर्ष को लेकर के भ्रम इसलिए 60 या 61 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो प्रति है उसका एक छत विच्छत अंक मेरे पास है। उसमें प्रकाशन वर्ष जो लिखा गया है वह देवनागरी लिपि में लिखा गया है और वह भी आधा मिटा हुआ है। इसलिए यह संभवतः ईस्वी सन में देखें तो 1903 या 1904 ईस्वी के आसपास की पत्रिका है, का अंक है।
और इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि पत्रिका में जो आवर्तन यानी कितने फ्रीक्वेंसी में कितने अंतराल में पत्रिका आएगी उस पर त्रैमासिक लिखा हुआ है। और हम सभी ये जानते हैं कि नागरी प्रचारणी पत्रिका 1907 के बाद त्रैमासिक की जगह मासिक हो गई थी। तो इसमें एक आलेख है, इस आलेख का शीर्षक है वृंद विरचित भारत कथासार और इसके लेखक हैं श्रीयुत जगतानंद दास। इस लेख में उन्होंने रीतिकाल के कवि वृंद की किताब भारत कथा पर टीका लिखी है, समीक्षा की है। किताब पढ़ने से हमें जानकारी मिलती है कि इस लेख से हमें जानकारी मिलती है कि वृंद कवि ने भारत कथा की शुरुआत में अपने पूर्ववर्ती 4 ऐसे कवियों की स्तुति की है जिन्होंने उन्हें भारत कथा जैसा काव्य लिखने के लिए प्रेरित किया। ये 4 कवि कौन है? उनके नाम है भूषण, नृपति, चंचरी और मुल्ला अजीम। यह आलेख मुझे 2009 में मिला था नागरी प्रचारणी सभा से, और शोध करने वाले प्राय सभी लोग जानते हैं कि सभा से कोई भी फोटोकॉपी लाना कैलाश मानसरोवर की यात्रा से कम कठिन नहीं है। तो मैंने भी भारत कथा खोजने की कोशिश की, कुछ पृष्ठ मिले, बड़े जर्जर हालत में है, और मेरा अनुमान है कि इस पूरी रचना में करीब 40 पृष्ठ है और इसका संदर्भ जगतानंद दास जी की का जो लेख है उसमें भी मिलता है। वृंद को हिंदी रीतिकाल के विवेचन के क्रम में गिरिधर कविराय की तरह ही जो नीति के दोहे लिखे गए उस परंपरा में रखा गया है। इतना ही अध्ययन हमारे साहित्य इतिहास की किताबों में मिलता है। जबकि एक तथ्य है कि वृंद का समय देव के पहले का है। इतिहास में जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार वृंद औरंगजेब के दरबारी कवि थे। औरंगजेब का पौत्र था अजीमुशान। वृंद को उसका शिक्षक बनाया गया था और अजीमुशान जब बंगाल का शासक बनाया गया तो वृंद भी उसी के साथ बंगाल चले गए थे। वहीं पर भारत कथा की रचना की गई थी। बाद में वृंद की कुल रचनाओं को संकलित करके डॉक्टर जनार्दन राव चेलेर, मैं नाम रिपीट करता हूं, डॉक्टर जनार्दन राव चेलेर ने वृंद ग्रंथावली का प्रकाशन कराया था और यह प्रकाशन विनोद पुस्तक मंदिर आगरा से 1971 में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथावली की भूमिका बीएचयू के हिंदी विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाल सिंह ने लिखी है और इस किताब को बनाने में यूजीसी ने भी चेलेर साहब की मदद की थी, आर्थिक मदद की थी। इसमें वृंद की तमाम प्रमाणित और अप्रमाणित रचनाएं शामिल हैं। इसमें भारत कथा का भी टेक्स्ट मौजूद है। हालांकि चेलेर साहब ने इस टेक्स्ट पर आपत्ति दर्ज कराई। उनको लग रहा है कि यह प्रामाणिक नहीं है। उन्होंने अपनी ग्रंथावली के प्राकथन में लिखा है, वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है कि वंशजों के पास ही किसी संग्रह में कवि वृंदकृत भारत कथा के दोहे लिखे हुए थे जिनकी कुल संख्या 11 है। वैसे कथा प्रसंग इसमें पूरा आ गया है। इसकी प्रामाणिकता प्रश्ननीय है। यानी जो 11 दोहे उनको मिले थे पांडुलिपि में, वो प्रामाणिक नहीं है, ऐसा चेलेर साहब मानते हैं। चेलेर साहब ने ये जो स्वीकार किया है कि ये जो भारत कथा का टेक्स्ट उनको मिला था वह हस्तलिखित था और वृंद के पौत्र दौलत राम ने उसे लिखा था। अब यह बात और है कि जो भारत कथा का टेक्स्ट चेलेर जी ने ग्रंथावली में दिया है वह भाषा के स्तर पर भी वृंद की भाषा की तरह ठीक ठीक नहीं लगता। और साथ ही यह भी तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जगतानंद दास के नागरी पत्रिका वाला जो लेख जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं उसमें 11 दोहे की बात नहीं, 5 ही दोहे हैं और दोहों के अलावा सवैया है, छप्पा है और कवित्त छंद भी है। तो दास जी के मुताबिक यह भारत कथा की जो कविता है मूलतः चौथे पृष्ठ से शुरू होती है। कवर पेज की भी फोटो उस पत्रिका में लगी है और कवर पेज के ठीक नीचे वाले पेज पर भारत कथा शीर्षक लगा है और नीचे उर्दू में भी वही लिखा है। कविता ब्रज भाषा में है।
तो पहले बंद में तो जिन 5 कवियों की बात कही गई है उनकी स्तुति है, फिर अगले 5 दोहों में महाभारत की कथा कही गई है। लेकिन महत्वपूर्ण है दूसरा बंद, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और फिर विचार को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये पंक्तियां मैंने उस लेख से ली है, नागरिक प्रचारणी पत्रिका की। पंक्ति है, किधौ भूमि भारत कौ कंटक, किधौ भूमि भारत कौ कंटक, देख लाज मोहि आवत हौ, मोहि लोक विलोकन मैं पीरा, यह आखिन रकत बहावत हौ, सबै सर्वज्ञ गुण ज्ञान कौ खानो, उत कादर रार मचावत हौ, सब मोगल जोगल जोग लिखो, इंग्रेजन नाच नचावत हो। इस पंक्ति को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। सबै सर्वज्ञ गुण ज्ञान को खानो, उत कादर रार मचावत हो, सब मोगल जोगल जोग लिखो, इंग्रेजन नाच नचावत हो, कित बहाई को उलटी धार धराधम, रस खानी को खानी लुटावत हो, कह वृंद हियो जग दारुण दुख, कह वृंद हियो जग दारुण दुख, पृथुराज को आज ही पुकारत हो। जगतानंद दास जी ने इस कविता पर अपनी टिप्पणी दी है। वे लिखते हैं कि वृंद कविराय जी ने गोरे अंग्रेजन की नई नई फिरगी और बनिया चाल से विरत होए कर मोगल लोगों के जोगी भाव को देख दुखित मन होकर पृथ्वीराज महाराज जैसे वीर भूमि भक्त को पुकार लगाई। गोरे अंग्रेजन की नई नई फिरगी और बनिया चाल से विरत होकर मोगल लोगों के जोगी भाव को देख दुखित मन होकर पृथ्वीराज महाराज जैसे वीर भूमि भक्त को पुकार लगाई। तो यह समझने की बात है कि पुकार का यह भाव है, अगर इसको हम देखें तो दरअसल उस समय का जो एक नया राजनीतिक संकट खड़ा हो रहा था उसके खिलाफ जन्म ले रहा इतिहास बोध था। पृथ्वीराज को याद कर रहे हैं वृंद, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की नई नई बनिया चाल आ रही है, फिरगी चाल आ रही है, साथ ही साथ जो मुगल लोग हैं वो कहीं ना कहीं विरत हो रहे हैं इन सब चीजों से, कोई सक्रिय प्रतिरोध नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर के इतिहास बोध पैदा हो रहा है। मुझे लगता है कि नवजागरण की पूर्व पीठिका की तरह के रूप में इसको एक बार देखने की कोशिश करनी चाहिए। अब इस बात को हम अगर इतिहास की किताबों में जाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि शाहजहां के शासनकाल में सन 1634 में अंग्रेजों ने शाहजहां से एक प्रस्ताव पास कराया था। उन्होंने कलकत्ते से पुर्तगाली व्यापारियों को हटवा दिया था और केवल अपने लिए ही व्यापार करने की अनुमति ले ली थी। उससे पहले हुगली के बंदरगाह तक जब अंग्रेज अपने जहाज ले जाते थे तो उनको भी चुंगी देनी पड़ती थी। लेकिन शाहजहां की एक पुत्री का इलाज करने वाला एक अंग्रेज डॉक्टर था जिसके प्रयास से जहाज लाने और माल की चुंगी चुकाने से उनको मुक्ति मिल गई थी। उस समय के जो विदेशी ईसाई वहां थे कलकत्ते में, वे कुछ हिंदुओं के साथ मिली भगत कर करके उस समय के कलकत्ते के मुसलमान शासकों के खिलाफ बगावत करा रहे थे और उनके राज्य को नष्ट करने की साजिश रच रहे थे। ऐसे ही लोगों में हम लोग बाद में जो नाम सुनते हैं सेठ अमीचंद का, वो नाम उनका बाद में आता है। लेकिन मुगल शासकों के खिलाफ अंग्रेजों की मदद करने का जो काम था वो कलकत्ते में पहले से चल रहा था। कंपनी के चालाक जो अधिकारी थे उन्होंने कलकत्ते के लोगों को मिलाया, यहाँ तक कि मुगलों के सेवकों को भी मिलाने की कोशिश की और रोजगार का लालच देकर अपने में उनके अंदर फूट पैदा करने की कवायद शुरू कर दी थी। और यहीं से कलकत्ते में मुगल सत्ता कमजोर होने लगती है, जिसकी परिणति हम बाद में प्लासी के युद्ध और उसके बाद की घटनाओं में देख लेते हैं। तो यह जो वृंद कवि हैं वे अपनी कविता में महाभारत की कथा को रूपक की तरह इस्तेमाल करते हैं और ये जो बदलाव राजनीतिक हो रहा था, व्यापारिक बदलाव नए ढंग का आ रहा था, उससे इस महाभारत की कथा को रूपक के रूप में जोड़ते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो 11 दोहे जिनकी बात कही गई चेलेर साहब की किताब में,
उसकी जगह मूल जो जिस पत्रिका में दास जी लिख रहे हैं, उस पत्रिका में उन्होंने सिर्फ 5 दोहों का जिक्र किया कि 5 ही दोहे थे, और उन 5 दोहों में उन्होंने महाभारत की पूरी कथा को निपटा दिया है। और 5 दोहों में महाभारत का केवल ये वाला तथ्य उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौरवों ने अपने ही हितैषी और सगे भाइयों यानी पांडवों के साथ विश्वासघात किया था, यानी अपनों ने ही अपनों के साथ छल किया था। अब वृंद क्या करते हैं, इस रूपक को अपने समय के राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ से जोड़कर देखते हैं। रोजगार का लालच देकर फूट पैदा कर रहे अंग्रेजों के खिलाफ उनका आक्रोश भड़कता है कविता में। और अब एक कविता में उनकी पढ़ता हूं जो जिसमें आप इस आक्रोश को देख सकते हैं। वे लिखते हैं कि वे तो रोजगारी रोजगार के उम्मीदवार, तुम रोजगार देत मैं नेक ना डरत हो, खिजमती चाहे खिजमती बीच औवे तुम, खिजमती मतलब खिदमत, खिजमती करी करी उलटी परत हो, राखी तमाम सिरपाब लियो चाहे तुम, करी तमाम सिरपाब ही धरत हो, वृंद कहे चाकर की चाकरी बनत कैसे, साहिब कहा ऐसी साहिबी करत हो। तो हम ये देखें कि जो उनका आक्रोश है वो कलकत्ते की जनता को अंग्रेजों की चाकरी और खिदमत में पागलों की तरह डूबता देखकर भड़क गया है। मुगलों की सल्तनत को टूटता देखकर उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है। वे लोगों को मानो ये बताना चाह रहे हैं कि मुगल बादशाह की अनुमति से ही इन अंग्रेजों ने यहाँ व्यापार करने की अनुमति ली है। उन्होंने मुगल बादशाह के पांव पर सर रखकर यह अधिकार पाया है, यानी व्यापार करने का अधिकार। ये खुद मुगल सल्तनत के चाकर हैं और तुम लोग इन चाकरों की चाकरी करने के लिए बेताब हो। तो ये अंग्रेज तो साहब हैं ही नहीं, इनकी साहिबी आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं। एक और उदाहरण मैं देता हूं जिससे बात और स्पष्ट होगी। वृंद ने राजपूत राजाओं पर भी आक्रोश निकाला है इसी बदलाव को देखते हुए। वे कहते हैं, हरि हर हरि जुत नत ते देखी जग को रंग, हरि हर हरि जुत नद ते देखी जग को रंग, भले हुतै पे छाड़ के गए भटन के संग, बड़े कहा छोटे कहा वृंद भले ते दीठ, राजपूती को युद्ध में तेन गए दई पीठ, नाम धरत है और को राजपूती की चाह, जे को जाने कित गए किही बिरिया किही राह। इस कविता का लब्बो लुआब यह था कि राजपूतों ने भी अपना नाम बचाए रखने के लिए मुगलों से समझौता किया था शुरुआती दौर, और अब जब मौका पड़ रहा है तो वो साथ निभाने की जगह पीठ दिखा करके जा रहे हैं। तो इन सारी संदर्भों को देखते हुए हम ऐसा मान सकते हैं कि चूंकि मुगल शासकों के आश्रित थे वृंद, तो संभव है कि वे मुगलों की जो ढहती हुई सल्तनत है उसको देखकर खिन्न हो रहे हो और इस तरह के बयान दे रहे हो। लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है और जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए, खास करके साहित्य इतिहास की नई दृष्टि के संदर्भ में, कि जो बदलती हुई व्यापारिक पूंजीवादी संरचना थी, बदलती हुई व्यापारिक पूंजीवादी संरचना, उसमें हो रहे राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों की नोटिस ये कवि रीतिकाल का कवि ले रहा है। यह ऐसी काव्य प्रवृत्ति है जो कहीं से भी सेक्सुअलिटी का समारोह तो नहीं मना रही। तो मेरे हिसाब से इस आलेख को पढ़ने के बाद 2-3 बातें साफ हुई। पहली यह कि रीतिकाल में जो भक्ति काल की जो लोक परक और यथार्थ चेतना थी, उसका पर्यवसन रीतिकाल में हो रहा था। ध्यान दें कि वृंद कवि का समय मध्यवर्ती रीतिकाल का है। तो एक तरफ वृंद खुद अपने समय के इस यथार्थ का काव्यात्मक ताना बाना बुन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 4 पूर्ववर्ती कवियों का नाम ले रहे हैं जिनसे भारत कथा लिखने की प्रेरणा उन्हें मिलती है, यानी ये परंपरा पुरानी। और हम जानते हैं कि भूषण की राष्ट्रीय चेतना पर कई लोगों ने अच्छी बातें की। बाकी जिन 3 कवियों का उल्लेख है उसमें, उस पर पर्याप्त सामग्री अभी हमारे पास नहीं है। प्रयास चल रहा है, कुछ संकेत मिले हैं। हो सकता है कि लॉकडाउन के बाद वो तीनों कवियों की रचनाएं भी मेरे हाथों में हो, तो एक अलग संदर्भ बनेगा। तो इतना तो तय है कि भक्ति काव्य की लोक संवेदना का स्वाभाविक उन्नयन अगर कहीं हो रहा था तो वृंद जैसे कवियों की चेतना में हो रहा था। दरबारी कविता
भक्ति काव्य की लोक धर्मी चेतना का सहज विकास नहीं कही जा सकती। इसलिए मेरा विनम्र प्रस्ताव है कि हमें इतिहास के निर्धारण के लिए अपने उपजीव्य ग्रंथों पर, जो आधार ग्रंथ हमारे हैं, उन पर पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि हमें पतनशील काव्य कहने की व्यवस्था न हो, और यह भी कहने की व्यवस्था न हो कि पतनशील काव्य कहने में एक पितृसत्तात्मक सोच काम कर रही है या प्यूरिटन नैतिकता काम कर रही है, या फिर हमें यह भी न करना पड़े कि हम इसे सेक्सुअलिटी के समारोह के रूप में जस्टिफाई करने की कोशिश करें। हमें ज्यादा आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम आधार ग्रंथों की फिर से पड़ताल करें, और इसमें ये पत्रिकाएं हमारी मदद करती हैं। दूसरा निवेदन इसी के साथ मैं ये भी करना चाहता हूँ साहित्य इतिहास की दृष्टि के संदर्भ में और पत्र पत्रिकाओं के संरक्षण की दृष्टि के हिसाब से, जिस तरह से हम आइडियोलॉजी ऑफ टेक्सचुअलाइजेशन पर बात करते हैं, उसी तरह से आइडियोलॉजी ऑफ डॉक्यूमेंट कंजर्वेशन पर भी बात होनी चाहिए। और इसके लिए हमको मदद मिल सकती है। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी विधा है साहित्य का समाजशास्त्र, जिसमें ज्ञान के उत्पादन, वितरण और संरक्षण को लेकर के एक अच्छी सार्थक बहस दिखती है। अगर उस थ्योरी को हम अप्लाई करते हैं इन नए संदर्भों की पड़ताल के लिए, तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर दृष्टि हमें प्राप्त हो सकती है। सेक्सुअलिटी के समारोह वाली बात पर एक बात और समझनी होगी कि यह समारोह मना कौन रहा था, कहां मना रहा था। इतना तो स्पष्ट है कि पुरुष कवियों के लिए स्त्री यौनता का समारोहपूर्ण वर्णन करना कभी भी मुश्किल नहीं रहा है, वह भी तब जबकि इस काम के लिए उनको यश भी मिले और पैसे भी मिले। इसीलिए तो शुक्ल जी ने वो बात कही थी कि मकर ध्वज की पिचकारी और रति कक्ष में भोपू लगा हुआ, इस तरह की जो स्थापनाएं उन्होंने दी थी। और हमें यह भी विचार करना चाहिए कि स्त्री यौनता के इस समारोह में खुद कवित्री कहां थी, और यदि इसे भी हम भक्ति काल की तरह व्यापारिक पूंजीवाद का स्वाभाविक सांस्कृतिक उत्पाद मानते हैं, तो फिर इसमें मीरा जैसी एक भी क्यों नहीं दिखाई पड़ती, या रीतिकाल की जो अगली कड़ी है भारतेंदु युग, उसमें यह समारोह स्थगित क्यों हो जाता है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि रीतिकाल के साहित्य इतिहास को पुनर्निर्मित करने का प्रयास हो, और नागरी प्रचारणी पत्रिका जैसी और भी पत्रिकाओं को खोज कर निकालने का प्रयास हो। और ये खोजना बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बात नागरी पत्रिका भी कह रही थी। इस पत्रिका में बतौर कैप्शन लिखा रहता था, प्राचीन शोध संबंधी त्रैमासिक पत्रिका। प्राचीन ग्रंथों की शोध आवश्यक है। और एक आग्रह मेरा विशेष रूप से यह है, खासकर इस मंच को देखते हुए, कि साहित्य इतिहास का लेखन या पुनर्लेखन किसी एक व्यक्ति का काम नहीं। हम शुक्ल जी के साहित्य इतिहास की कहानी को देख लें। हिंदी शब्द सागर के निर्माण की प्रक्रिया में भूमिका के रूप में उन्होंने ये लिखा था शुरुआती दौर। और देखिए कि हिंदी शब्द सागर के निर्माण में कितने लोग लगे थे, कहां कहां से शब्द और शब्दों के साथ जो लगकर चला आ रहा है विराट वृत्तांत था। कितने वर्षों का परिश्रम और धैर्य के बाद शब्द सागर तैयार किया जा रहा था। जाहिर है कि इतने सारे लोगों के परिश्रम के बाद, इतने सारे डेटा के बाद ही इतिहास लिखने के लिए स्रोत और सामग्री मिली होगी। तो कहना यह है कि हिंदी साहित्य के पुनर्लेखन की कोशिश होनी चाहिए, और देश भर से लोगों को लेकर एक टीम बनानी चाहिए, और पर्याप्त समय लेकर काम करना चाहिए। वरना यही होगा कि साहित्य इतिहास की कोई मुकम्मल शक्ल, और जिसकी ओर कल प्रमोद कोपरत जी इशारा भी कर रहे थे कि भारतीय हिंदी साहित्य का एक होलिस्टिक इतिहास अगर हम टीम बना के नहीं करते हैं, तो वो शायद कभी सामने नहीं आ पाएगा। और यह एक तथ्य है कि शुक्ल जी के बाद कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए तो शायद ही कोई ऐसा साहित्य इतिहासकार मिला हो जिसने नई आधार सामग्री को उस स्तर तक खोजने की कोशिश की। जेएनयू में मेरे गुरुवर प्रोफेसर ओम प्रकाश जी ने रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली का संपादन किया है। उसकी भूमिका देखी जानी चाहिए। उस भूमिका से पता चलता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किस समर्पण के साथ शोध कर करके जायसी जैसे कवियों की रचनाओं को सामने लाया था, और हिंदी साहित्य इतिहास में एक बेहद अनिवार्य कड़ी को उन्होंने जोड़ा था। शुक्ल जी का यह प्रयास स्तुत्य है। वे एक शादी समारोह से लौट रहे थे, उसी भूमिका में लिखा है ओम प्रकाश सर की ने जो ग्रंथावली संपादित की उसकी भूमिका में, कि वे शुक्ल जी किसी शादी समारोह में गए थे, वहां से लौट रहे थे, तो बस में उनको कोई गाने वाला गवैया मिला जो रानी पद्मिनी के गीत गा रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि ये कहाँ गाया जाता, तुम कहाँ की हो? तो उसने बताया कि हमारे जायस नगर में तो इसी तरह की गीत गाए ही जाते। वो उसी बस से उसी गवैये के साथ लौट गए
जायस गांव चले गए, वहां से वो पांडुलिपियां लेकर लौटे। और आप हम देखते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में जायसी के रूप में एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती चली जाती है। तो मैं दोहराना चाहूंगा कि साहित्य इतिहास के नए लेखन में, पुनर्लेखन में, ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं पुरानी, जो किसी कोने में पड़ी हैं, अलमारी में धूल खा रही हैं, वो टार्च बियरर की तरह है। हमें उनको खोजना चाहिए और टीम बनाकर खोजना चाहिए। इसी कड़ी में मैं दूसरी बातचीत उत्तर भारतेंदु युग और आगे पीछे की कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के वैचारिक पहलू को आधार बनाते हुए भाषा और साहित्य इतिहास के संबंध में करना चाहूंगा। हिंदी प्रदीप की चर्चा की जा सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर किसी एक पत्रिका पर बात करें तो फिर उसके लिए समय कम पड़ जाएगा। हिंदी प्रदीप को एक व्याख्यान में समेटा नहीं जा सकता। बड़े लोगों ने बहुत अच्छा काम इस पर किया है। इतना मान के चलिए कि हिंदी प्रदीप हिंदी की एक ऐसी पत्रिका थी जिसने 33 साल तक जो प्रकाशित होती रही लगातार, और जब ये बंद हुई तो उसका कारण ये था कि इसकी जो क्रांतिकारी चेतना थी, माधव शुक्ल का लेख था उसमें, बम क्या है, 1909, मेरे ख्याल से 1909 में ये लेख छपा था, बम क्या है। और अंग्रेजों को लगा कि भाई ये तो बम बारूद की बात हो रही है, ये बगावत करने वाले हैं हिंदी वाले, और उस पर 3,000 रुपए का जुर्माना लग गया उस जमाने में। उसमें भट्ट साहब की, बालकृष्ण भट्ट की हालत, आर्थिक हालत बड़ी खराब थी। अंततः उनको पत्रिका बंद कर देनी पड़ी। जब ये पत्रिका बंद हुई थी तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो उस जमाने में जयपुर से समालोचक पत्रिका का संपादन कर रहे थे, बड़े दुखी हुए थे और अपनी उस पत्रिका में उन्होंने बाकायदा एक प्रस्ताव दिया था कि अगर भट्ट साहब चाहें तो समालोचक पत्रिका में से जुड़ दें और मैं अपनी पत्रिका का नाम समालोचक और हिंदी प्रदीप लिख दूंगा, और उसके संपादक भट्ट साहब ही रहेंगे, और जितना चाहे जिस रूप में चाहे उसमें लिखें। ये पत्रकारिता की संस्कृति की एक महान उदाहरण है जो ये अध्ययन के दौरान मुझे मिला। तो मैं हिंदी प्रदीप पर विशेष चर्चा न करके, चूंकि उसका विशद अध्ययन हो चुका है, और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि साहित्य इतिहास की नई दृष्टि से संदर्भित कुछ बातों को सामने लाया जा सके। सरस्वती पत्रिका में सितंबर 1914 में एक कविता छपी थी, अछूत की शिकायत। हीरा डोम की कविता थी यह, और सब जानते हैं इस कविता के बारे में। कविता भोजपुरी में है, संभवतः भोजपुरी की पहली मुद्रित दलित कविता। इस कविता में कुल 5 बंद हैं। मैं सबको तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन तीसरा बंद जरूर पढ़ूंगा और फिर विचार के लिए रखूंगा। तीसरा बंद है, हमनी के राती दिन मेहनत करीले जा, 2 गो रुपयवा दरमहा में पाईबी, ठकुरे के सुख सेत घर में सुतल बानी, हमनी के ज्योति ज्योति खेतिया कबाईबी, हाकिमे के लसकारी उतरल बानी, जेत उहवो बेगरिया में पकड़ल जाइबी, मुंह बानी ऐसन नौकरिया करत बानी, ई कुल खबरी सरकार के सुनाइबी। इसमें से जो आखिरी 4 पंक्तियां हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कहते हैं कि हम हकीमे के लसकारी उतरल बानी, जेत उहवो बेगरिया में पकड़ल जाइबी, मुंह बानी ऐसन नौकरिया करत बानी, ये कुल खबरी सरकार के सुनाइबी। तो एक अछूत को यह शिकायत है कि जब हाकिम का लश्कर उतरता है तो अब हम लोग को पकड़ा जाएगा और बेगार में खटना होगा। फिर वह यह भी कहता है कि हम लोग इस तरह की गलीच नौकरी जो मुंह बांध करके कर रहे हैं, ये सारी शिकायत हम सरकार को जाके सुनाएंगे। तो अब इस कविता में हम देखें कि जो दलित स्वर है वह हाकिम के रूप में संभवतः जमींदार को देख रहा है, और इस बेगार खटाने की शिकायत वो शायद सरकार, जिसे वो सरकार कह रहा है, वो संभवतः अंग्रेज है। अब इस पर विस्तार से बात करने से पहले एक और उदाहरण लेते हैं। इस कविता के छपने के ठीक 11 महीने बाद अगस्त 1915 में इलाहाबाद से एक पत्रिका निकलती थी, कन्या मनोरंजन। इसके संपादक थे ओंकार नाथ वाजपेयी। इसमें एक कहानी छपी थी, नान के चोर। इसका हिंदी अर्थ होगा नन्हा चोर, यानी छोटा सा चोर। इसकी लेखिका थी श्रीमती मोहिनी चमारिन। कहानी की भाषा थी अवधी, और इस कहानी को हिंदी की दुनिया में चर्चा में लाने का काम जेएनयू की शोधार्थी नैया ने किया था। एमफिल के दौरान नैया का मैं सहपाठी था और इस कहानी का संभवतः पहला पाठक भी था।
यह कहानी गुलाम भारत के घोर सामंतवादी समाज की एक दलित महिला ने जनपदीय भाषा में लिखी थी और गद्य लिखा था। स्त्री और गद्य और स्त्री एक बड़ा विमर्श है, इस पर बहुत सारे लोगों ने बड़ा सुंदर लिखा है। ये शुरुआती दौर है कि सामंतवादी समाज की एक दलित महिला ने जनपदीय भाषा में गद्य लिखा था, कहानी लिखी। बहरहाल इस कहानी का एक उदाहरण मैं पढ़ता हूं आपके सामने, इसको कृपया ध्यान देंगे। मारे पियाह के लल्लू का गोदी मो बैठाए के मुंह चूमन की भगवान हमहू का ऐसन लड़का दिहेव और कहेन की बेटा तुम ऐस काम किए हो कि तुम्हारे हस लड़का पाए है तुम्हार गरीब महतारी साते मुलुक के राजा से भी बढ़ के अमीर है। कहानी के इस अंश का अर्थ समझने के लिए हमें पूरी कहानी पढ़नी होगी, लेकिन इतना जाने मैं जल्दी से बता देना चाहता हूं कि कहानी का यह लगभग अंतिम हिस्सा है, जब अपनी बीमार मां की दवा के लिए एक नन्हा बच्चा चोर बनने का स्वांग करता है और हाकिम यानी थानेदार के पास जाता है और खुद को गिरफ्तार करवाने की कोशिश करता है। साथ में उसका बड़ा भाई है जो गवाह बनता है कि यही चोर है, ताकि हाकिम को भरोसा हो जाए और चोर पर जो 100 रुपए का इनाम रखा गया था वह उस बच्चे को मिल जाए, जिससे उसकी मां का इलाज हो सके, उसका पेट भर सके। दरअसल सच्चाई यह थी कि दोनों बच्चों में से कोई भी चोर नहीं था। पुलिस असली चोर को पकड़ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने इनाम घोषित कर रखा था। कहानी में इन बच्चों के पिता जीवित नहीं है, मां मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण कर रही है और अब बीमार हो गई है, खाट पर पड़ी हुई है। तो उन बच्चों को बच्चा समझ करके शायद कोई काम नहीं देता, इसलिए बच्चे ऐसा निर्णय लेते हैं मां की हालत देखते हुए। हाकिम को इनाम देने के दौरान शंका हो जाती है। वो सारा मसला समझने के बाद उस बच्चे को गोद में लेकर वही कहता है जो मैंने अभी पढ़ करके सुनाया। इसके आखिरी हिस्से को मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ रहा हूँ, वो बहुत ही काबिले गौर है। कहता है हाकिम कि तुम्हारे हस लड़का पाए है तुम्हार गरीब महतारी साते मुल्क के राजा से भी बढ़ के अमीर है। यहां हाकिम जो खुद भी अंग्रेज सरकार का नौकर है कहता है कि तुम्हारे जैसी संतान हो तो गरीब माता सातों मुल्क के राजा से भी बढ़कर अमीर है। अब ये सातों मुल्क का राजा जाहिर है कि अंग्रेज है, तो माता की रक्षा करना संतान का धर्म होता है। इस कहानी में हम भारतीय समाज के सामंतवाद के भीतर से दलित चेतना का राष्ट्रवादी रुझान देखते हैं। वहीं हीरा डोम की जो कविता जिसका जिक्र मैंने अभी पहले किया था, जो पटना के थे, उनकी कविता में कहीं ना कहीं यह स्वर दिखता है कि सरकार से जमींदार की शिकायत जब कर रहा है वो, तो कहीं ना कहीं यह स्वर मिलता है कि यह जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था है वही सामंतवाद की फांस को कमजोर कर सकती है। यानी वो अपनी मुक्ति का विकल्प, मुक्ति का रास्ता ब्रिटिश साम्राज्यवाद में कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आरंभिक जो दलित चेतना है साहित्य की, उसका अंतर विरोधी स्वर है। और हिंदी नवजागरण में दलित चेतना पर अगर हम काम करें या साहित्य इतिहास पर बात करें तो इस संदर्भ को देखने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि ये अंतर विरोध अब नहीं है। आप उस घटना को याद कीजिए जो रिटेल में एफडीआई वाला मसला था। रिटेल में जब एफडीआई का दौर चल रहा था और तमाम जगह से विरोध के स्वर आ रहे थे, तो दिल्ली में उदित राज जो दलित संघ के अच्छे पद पर थे, उन्होंने ये कहा था कि रिटेल में एफडीआई का विरोध करने वाले लोग सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि ये जो मार्ट बनेंगे, वॉलमार्ट और जितने मॉल बनेंगे, इन सब में नौकरी मिलेगी दलितों को, और ये सवर्ण मानसिकता के लोग नहीं चाहते कि दलितों को नौकरी मिले, इनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, इसलिए इसका विरोध कर। और इसके ठीक उल्टे जो है आप देखेंगे कि आदिवासियों ने विरोध किया। ये भी एक पीड़ित समुदाय है, उपेक्षित समुदाय रहा, हाशिए का समाज रहा है आदिवासी समाज, और दलित समाज भी रहा है। लेकिन जो विदेशी साम्राज्यवाद है उसके प्रति दोनों का जो रिस्पांस है वो अलग अलग। तो ये अभी भी दिख रहा है और ये पहले भी था। नवजागरण में अगर हम इस दलित चेतना को देखना चाह रहे हैं तो हमें इस संदर्भ पर ध्यान देना चाहिए। मैंने ये निवेदन किया। दूसरी बात ये कि इस कहानी में भाषा जादू करती मेरे हिसाब से। मैं मूलतः अवधी भाषी नहीं हूं, मैं मूलतः भोजपुरी भाषी हूं, लेकिन ये अवधी की कहानी से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। ये उदाहरण मैं पढ़ता हूं। बहुत कहा सुनो के पीछे द्वारका राजी भयो, दूसरे दिन डिप्टी के सामने गए,
लल्लू कबूलेन की हाँ हम चोरी करत रहे, द्वारका कहेन की हाँ साहब मैं इस चोर का पकड़ेव है, डिप्टी सोचेन की कसत भाई चोर और चोर के पकड़वैया आहो, खर खांची से कहेन की 100 रुपया इनाम में दे दें, रुपया लई के घर कैतो चले। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अवधी और भोजपुरी हिंदी की जनपदीय भाषाएं, ये बोलियां हैं, और कहा गया था कि ब्रज भाषा में गद्य मुश्किल था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ब्रज भाषा की छोड़िए अवधी के गद्य पर भी ठीक से विचार नहीं किया गया। तो लगता है, कभी कभी लगता है कि जो खड़ी बोली हिंदी के बहाने जो विकसित हो रहा दौर था, वो कहीं ना कहीं एक तरह से आंतरिक भाषाई साम्राज्यवाद के रूप में भी आगे बढ़ रहा था। जनपदीय भाषाओं की उपेक्षा हो रही थी। और खास करके अब मैं ये बात इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि साहित्य इतिहास की नई दृष्टि में इस प्रसंग का महत्व है। इस कहानी की जो ये जो उदाहरण मैंने पढ़ा, इसकी जो कसी हुई और सघन कथा भाषा है, वह या तो गुलेरी साहब के पास थी बाद में, या प्रेमचंद के पास थी, और वह भी उर्दू के संस्कार के चलते। अब देखिए कि कबूलेन, कहेन, सोचेन जैसे जो क्रियापद है, इसमें कितनी संक्षिप्तता है और कितनी गति है। और यह इस तरह की रचनाएं जो सरस्वती में या कन्या मनोरंजन में आ रही थी, वे हिंदी नई चाल में ढली वाली जो थियरी थी, उसी उसी के दौरान आ रही थी। और नई चाल में ढली होने के बावजूद इसमें जनपदीय भाषाओं के लिए पर्याप्त स्पेस था। तो आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास और खासकर नवजागरण कालीन साहित्य इतिहास लिखते समय हम लगता है कभी कभी कि सिर्फ खड़ी बोली हिंदी की बात कर रहे हैं, जबकि तत्कालीन पत्र पत्रिकाएं हिंदी जाति की बोलियों को भी लेकर के चल रही थी। मुझे लगता है कि हमारी आज की हिंदी पत्रकारिता में यह देखा जाना चाहिए कि उसमें हिंदी जाति और उसकी भाषाई जनपदीयता कितनी मौजूद। इस विवेचन से मेरा इतना ही अभिप्राय है कि हिंदी की आरंभिक पत्रकारिता ने जनपदीय भाषाओं से कोई गुरेज नहीं किया, लेकिन जब हम हिंदी साहित्य इतिहास की जो अभी तक का जो लेखन रहा है उसमें हम देखें, तो हम अपनी हिंदी की पुरातनता को दिखाने के लिए जनपदीय भाषाओं को लपेटा मार के ले आते हैं। हम विद्यापति मैथिली के कवि हैं, उनको भी ले आते हैं, और जब अपना एक स्वरूप गढ़ता दिखता है तो आधुनिकता और नवजागरण की फिलॉसफी जब हमारे पास आ जाती है तो हम उसे किनारा करने लगते हैं। मैथिली में अब क्या लिखा जा रहा है, क्या हिंदी को इसको देखने की जरूरत नहीं है? क्या इस तरह से हमारा अलगाव हो चुका है? वो भी तो हिंदी जाति की ही भाषा है। तो साहित्य इतिहास में ये एक फांक मुझे दिख रही है जिस पर बातचीत करने की जरूरत है। एक और कविता का मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगा। यह 1915 में छपी थी और सरस्वती में छपी थी। पंडित केशव प्रसाद मिश्र की है। कविता काफी लंबी है, मैं बहुत लंबी कविता तो नहीं पढ़ूंगा, इसका आखिरी हिस्सा पढ़ता हूं। इसमें वो कहते हैं कि विधवा एक अनाथ पड़ी है, लिए एक बच्चे को गोद, उसके लिए दुख ही दुख है, नहीं लेश भर भी आमोद, शीत निशा में विकल बाल पर आंचल अपना रही पसार, किंतु खेद है वसन नहीं जो जिससे दोनों का निस्तार, इनकी दुख कथा लंबी है और लेखनी है असमर्थ, इससे उसका कुछ भी आगे बढ़ना है नितांत ही व्यर्थ, जिनके आश्रय पर हम जिए खाएं हर कर जिनका भाग, उनके लिए न कुछ भी करना क्या अच्छा स्वदेश अनुराग। अब यह कविता में व्याख्या की बहुत अपेक्षा नहीं है, बस कहना यह है कि 1915 की कविता है और तब वैज्ञानिक समाजवाद जैसा कोई प्रत्यय भारत में आयातित नहीं हुआ था। यह कविता एक तरफ वर्ग अंतराल के सामाजिक सत्य को तो उजागर कर ही रही है, दूसरी तरफ स्वदेश अनुराग का जो प्रश्न है उस पर भी एक बार विमर्श करने की ओर इशारा कर। तो कहना यह है कि हिंदी साहित्य इतिहास में जिस वैज्ञानिक समाजवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को 1935 वाले लखनऊ के ऐतिहासिक भाषण और कुछ लोगों द्वारा संघ कम्यून बना लेने की बात से जोड़ करके देखने की परिपाटी चली है, उस पर नए सिरे से विचार करना। मैं समय की सीमा को देखते हुए अपनी बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूं, और एक खास करके जो पत्रकारिता के विद्यार्थी इसमें जुड़े हैं और वो पत्रकारिता के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए ये निवेदन करना चाहूंगा कि छायावादी दौर में
हिंदी पत्रकारिता में व्यंग्य चित्रों का बड़ा चलन था और ये व्यंग्य चित्र अपने आप में एक खास इतिहास दृष्टि को समेटे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। पहली तस्वीर है ये आपके सामने, अगर आप ध्यान से देखें, इसमें शीर्षक लगा है कविता कामिनी की चुथौवल। यह कविता माधुरी के पूर्णांक 85 में प्रकाशित है। यह व्यंग्य चित्र है। इसमें दिखाया गया है कि 3 तरह के छायावादी कवि बैठे हुए हैं और जो कविता रूपी कामिनी को 3 दिशाओं में लेकर जा रहे हैं। एक रहस्यवाद की तरफ, दूसरा श्रृंगार की तरफ और तीसरा राष्ट्रवाद की तरफ। और कविता स्वयं विभ्रम में दिखाई पड़ रही। तो ये विमर्श सामने ये चित्र लाता है कि कविता क्या अपने कवियों के अपने अपने दार्शनिक चिंतन का ही उत्पाद है, या कविता दरअसल अपने समय के बेसिक कॉन्फ्लिक्ट का सांस्कृतिक उत्पादन है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और दूसरी एक अच्छी कविता, दूसरा एक और चित्र है जो मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा। ये चित्र आप देखें, यह चित्र सरस्वती के मार्च 1927 के अंक में प्रकाशित हुआ था। चित्र को अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें एक कवि है बैठा हुआ जिसके बाल घुंघराले बाल का कवि है और उसके सिर के ऊपर एक झोपड़ी नुमा दृश्य बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है छायावाद, मायावाद, शून्यवाद। ये दार्शनिक चिंतन है जो इसके सिर के ऊपर घर के रूप में बनाए गए हैं। इनके अलावा इनकी मेज पर कुछ किताबें रखी हुई हैं जिनके नाम दिए गए हैं अनुप्रास कौमुदी, शब्द कल्प द्रुम, लोकोक्ति कोश, चित्रकला। अविनाश जी, हस्तक्षेप के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये चित्र थोड़ा सा स्क्रीन पे ऊपर कर दीजिए। जी बताइए। हस्तक्षेप के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये चित्र थोड़ा सा स्क्रीन पे ऊपर कर दे तो सबको और साफ दिखेगा। अच्छा, वो आधा कट रहा था वो। जी जी। अच्छा ठीक जी। ये चित्र आप देखें, मैं थोड़ा और ऊपर करता हूँ, आप दिख रहा होगा शायद। ये चित्र दिख रहा है तो बताएं मैम। जी, अब थोड़ा बेहतर है जी। इसमें एक मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि यह जो चित्र है वो सरस्वती के मार्च 1927 के अंक में छपा था और इस पर इस चित्र में एक कवि बैठा हुआ है घुंघराले बाल वाला कवि छायावाद में कौन था आप जानते हैं। और उसके ऊपर एक झोपड़ी बनी हुई है जिस पर कुछ दार्शनिक शब्द लिखे हुए हैं, छायावाद, मायावाद, शून्यवाद, यानी लगभग समतुल्य शब्द के रूप में यहाँ पे रखा गया है। और उनकी टेबल पर कुछ किताबें रखी हैं जिन पर लिखा हुआ है अनुप्रास कौमुदी, शब्द कल्पद्रुम, लोकोक्ति कोश और चित्रकला। और जो समालोचक गण हैं वो उस कवि के सिर के ऊपर से अपनी आवाज में उसे विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक तिलक पुंड लगाए हुए ब्राह्मण हैं, मुस्लिम कौम के हिमायती एक आलोचक है, राजनेता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस पूरे व्यंग्य चित्र के कोने में एक कॉलेज है जहां अलग अलग धर्म के वस्त्रों में कॉलेज से निकल रहे नौजवानों की भीड़ है और कैप्शन के रूप में लिखा हुआ है बेकार ग्रेजुएट। अब छायावाद, मायावाद, शून्यवाद, कल्पद्रुम और ये तमाम बातें जो हैं, ये बातें एक तरफ यानी उस समय का जो लेखन चल रहा है उसकी चर्चा है, और दूसरी तरफ एक बड़ा ही कटु सामाजिक सत्य लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, चाहे जिस धर्म के हो, जिस जाति के हो, बेकार ग्रेजुएट निकल रहे हैं, बेरोजगार ग्रेजुएट निकल रहे हैं। यानी हमारे समय का क्रूर यथार्थ ये है कि ये ग्रेजुएट जो है वो बेरोजगारी के शिकार है और हमारे कवि इस तरह की रचनाएं कर रहे हैं। और एक अंतिम चित्र आपको इसमें मैं दिखाना चाहूंगा जिसमें ये चित्र, इसका शीर्षक है सुना है कि उनके कमर ही नहीं है। यह चित्र है श्रीयुत शिक्षार्थी का और यह सुधा पत्रिका के अक्टूबर 1937 के अंक में प्रकाशित है। इसके कैप्शन में लिखा है छायावादी कविता का एक रूप, और इसका विवरण जो दिया गया वह है कि ये जो नायिका है ये छायावादी कविता है दरअसल, और इसका जो इसमें जो कल्पना तत्व है वो उसके बाल है जिसका वजन 10 सेर है, और इसका शरीर छायावाद की क्लिष्ट शब्दावली है जो 35 सेर है, अलंकार 5 सेर का है
और कुल वजन 50 शेर। इसमें जो कटी है वही अर्थ है और उसका वजन है 3 छटांग। तो आप देखिए कि ये व्यंग्य चित्र कितने बड़े विमर्श को, कितनी सार्थक आलोचना को का उदाहरण हमारे सामने रख रहे हैं। तो समय चूंकि बहुत ही कम बचा है, इसलिए मैं अपनी बात को जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश करूंगा। मैं इस प्रसंग को छोड़ता हूं और बस इतना निवेदित निवेदित करता हूं, खास करके पत्रकारिता के विद्यार्थियों से और साहित्य इतिहास के चिंतकों से, कि हमें इन व्यंग्य चित्रों की ओर ध्यान रखना देना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों को शब्द लिखने की जगह न मिली हो, हम जानते हैं कि निराला के साथ भी ये संकट था और भी लोगों के साथ संकट था, उन्होंने चित्रों के माध्यम से अपनी बात कही हो। ये अधिकांश चित्र जो है उसी दौर के एक बड़े ही अच्छे कवि थे, मोहनलाल महतो वियोगी। ये अधिकांश जो व्यंग्य चित्र है उन्होंने बनाए थे और मोहनलाल महतो वियोगी की कम चर्चा मिलती साहित्य इतिहास में, जबकि उन्होंने काठ का घोड़ा, पथिक, आर्यावर्त जैसी कई बड़ी रचनाएं की। तो उधर देखने की आवश्यकता है साहित्य इतिहास की नई दृष्टि की तलाश के क्रम में। दूसरी बात यह है कि सरस्वती के समय ही एक और महत्वपूर्ण पत्रिका थी, इसका नाम था समालोचक। इसके संपादक गुलेरी साहब थे, गोपाल राम गहमरी थे और जयपुर से ये पत्रिका निकलती थी। और यह पत्रिका इतनी आलोचना में दक्ष थी कि सरस्वती जैसी बड़ी पत्रिका पर भी इसने टिप्पणी की थी। गुलेरी जी ने सरस्वती पत्रिका में जो प्रकाशित सामग्री है उसकी समीक्षा करते हुए एक बड़ी मजेदार टिप्पणी की है, मैं आपके सामने वो पढ़ना चाहूंगा। वो कहते हैं कि सरस्वती अपनी रोचकता रखती है, किंतु धर्म के विषय में बेपेंदे के लोटे की शोभा पाती है। जब सरस्वती में माइकल मधुसूदन दत्त का जीवन चरित्र निकला था, तब एक महाशय ने कहा था कि सरस्वती क्रिस्तान बनने का उपदेश करती है। मैं इसका डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं, इसका विवरण नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इस प्रसंग को हम नवजागरण और धर्म का जो परिप्रेक्ष्य है, जिस संदर्भ में हम अध्ययन करना चाहते हैं, वहां पर इसको देखना चाहिए। इसके अलावा सरस्वती पत्रिका को एक श्रेय यह भी मिलता है कि व्याकरण को लेकर के सरस्वती पत्रिका ने प्रतिमान स्थापित की। लेकिन समालोचक के गुलेरी जी इससे थोड़ा भिन्न मति रखते हैं। वे लिखते हैं, उस प्रसंग को सुना जाए। वो कहते हैं, जिस प्रचंड पांडित्य के संपादक महाशय ने भाषा के नए पुराने सभी लेखकों को अपने व्याकरण के आगे अनर्गल और अशुद्ध समझा है, उस पर भारत मित्र चाहे कुछ कहे, हम उस प्रौढ़ लेख की स्तुति ही करेंगे। परंतु क्या संपादक महाशय यह बतलावेंगे कि अथ शब्दानुशासनम यह पाणिनि का सूत्र है, यह उन्हें किसने बताया? यह पातंजल महाभाष्य का प्रथम वाक्य है, पाणिनि का नहीं। तो इस तरह हम देखते हैं कि समालोचक पत्रिका ने, गुलेरी साहब की समालोचक पत्रिका जो 1902, 3, 4 इस दौरान थी, उसने सरस्वती जैसी पत्रिका का जो अंतर्विरोध था, धर्म को लेकर के और व्याकरण को लेकर के जो त्रुटियां थी, उसकी ओर इशारा कर रहा था। तो हम प्रायः साहित्य इतिहास लिखते समय अति चर्चित पत्रिकाओं की चर्चा करते हैं। मैंने जानबूझ करके कोशिश की है कि मैं ऐसी पत्रिकाओं का जिक्र करूं जिनकी कम नोटिस ली गई, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और प्रसंग है कि गुलेरी साहब को हम मानते हैं कि वो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, और दो और कहानियों का जिक्र करते हैं। कई लोगों ने अध्ययन किया है समालोचक पे, कम से कम मेरी जानकारी में 2 लोगों ने अध्ययन किया है, जेएनयू और बीएचयू में। लेकिन गुलेरी साहब एक अच्छे कवि भी थे। ये प्रसंग बहुत कम मिलता है और आप देखेंगे कि समालोचक में ही गुलेरी साहब की कविताएं छपी हैं। और एक कविता मैं बस उनकी बताना चाहूंगा, चर्चा करना चाहूंगा। कविता का शीर्षक है एशिया की विजयादशमी। ब्रैकेट में लिखा है जापान का सीमोल्लंघन। गुलेरी जी ने इस कविता में जापान की जो साम्राज्यवादी विरोधी सोच है उसकी प्रशंसा की। कविता क्या है? जापान ने शुभमयी विजया मनाई, श्वेतांग हार उसने अब के दिखाई, पीतांग के विजय की तुरही बजाई, पौरस्त्य कायर कलंक कथा मिटाई। अब यह उपनिवेशित भारत की जो राजनीतिक चेतना है
और उसकी विचारधारात्मक प्रतिबद्धता क्या होनी चाहिए, उसकी ओर महत्वपूर्ण ढंग से इशारा करती। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि गुलेरी साहब ने रविन्द्रनाथ ठाकुर की जो भांजी थी, उनकी एक पत्रिका थी भारती, उनकी जो भांजी संपादन कर रही थी, सरला देवी उनका नाम था। उन्होंने एक रचना लिखी थी, अहिताग्निका, और इसमें उन्होंने विदेशी वस्तु बहिष्कार की बात की। उसी को आधार बना करके समालोचक में ही गुलेरी साहब ने अपनी एक कविता लिखी है, उसको देखें। विदेशी चीजें ही बन ह गई जन्म गुटिका, स्वदेशी पावे वा अब न हम हा हंत खटका, गड़ेंगे कांटे भी नयन जल की वृष्टि पड़ते, न ढीली होने दे कमर दुख देशार्थ सहते। यह कविता जो है अक्टूबर 1905 में आई थी। अब आप देखें कि विदेशी वस्तु बहिष्कार का जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, भारतीय राजनीति में उनके प्रवेश से काफी पहले से हिंदी में विदेशी वस्तु बहिष्कार को लेकर के एक जागरूकता दिखाई पड़ती। तो इस प्रसंग को मैं फिलहाल यहीं छोड़ता हूं, इस पर विमर्श लंबा हो सकता है। क्या समय हो गया है? मैं जारी रखूं। समालोचक नाम की एक और पत्रिका थी जो आजादी के बाद आई थी। रामविलास शर्मा जिसके संपादक थे, और यह फरवरी 1958 से जनवरी 1960 तक प्रकाशित हुई थी। पता नहीं क्यों हिंदी साहित्य इतिहास में इस पत्रिका की बहुत ही कम चर्चा है। एक किताब मुझे मिली, हिंदी की कीर्ति शेष पत्र पत्रिकाएं, राजस्थान से छपी थी। उसमें बस 2 लाइन लिखा हुआ है कि समालोचक पत्रिका रामविलास शर्मा के संपादन में आगरे से निकली थी। इसके अलावा हिंदी साहित्य इतिहास के तमाम ग्रंथों में रामविलास शर्मा के संपादन की इस पत्रिका का कोई जिक्र नहीं है। यह पत्रिका 2 साल आई थी, हर माह निकलती थी, और 24 अंक इसके हैं टोटल। और इधर बीच 2009-10 में ही अनामिका प्रकाशन से इसका पूरा वॉल्यूम छप के आया है। इस पत्रिका की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने प्रयोगवाद पर सवाल उठाया था, और रामविलास शर्मा जी ने पूरे मिशन के रूप में यह स्थापित किया कि प्रयोगवाद अपनी पूर्ववर्ती साहित्य चेतना का स्वाभाविक विकास नहीं है, यह आरोपित सत्य है, यह थोपा गया है, यह हॉलीवुड टाइप की जो स्वतंत्रता चाहने वाले लोग हैं, अभिजात के लोग हैं, उनकी काव्य प्रवृत्ति है, उनका काव्य धर्म है। यह हिंदी कविता की परंपरा का सहज विकास नहीं है, यह मार्के की बात। अब ये क्यों कहा उन्होंने? तो आप देखें कि रामविलास जी ने इसी पत्रिका में एक जिक्र किया है कि 1955 में बंबई में कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम की भारतीय शाखा की स्थापना हुई थी। अब ये कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम का इतिहास आप देखेंगे, अगर गूगल करें तो गूगल भी कर सकते हैं, कि सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापकों में क्रोचे भी था। क्रोचे से आपको रामचंद्र शुक्ल याद आ रहे होंगे, और रामचंद्र शुक्ल ने किस तरह से क्रोचे की अभ्यंजनावाद का विरोध किया था, और बताया था कि जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ अभी का है, उसके परिसंसन में अगर हम क्रोचे के अभ्यंजनावाद को स्वीकार करते हैं तो यह भारतीय साहित्य के साथ, भारतीय समाज के साथ, और भारतीय साहित्य की, हिंदी साहित्य की दिशा के साथ अन्याय हो। कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम में के बहाने दरअसल अमेरिकी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। अमेरिकी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद पर एक बड़ी अच्छी किताब है, अंग्रेजी में है। इस किताब के लेखक हैं गिल्स स्कॉट स्मिथ। इस किताब का शीर्षक है द पॉलिटिक्स ऑफ द अपोलिटिकल कल्चर, द कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम, द CIA एंड द पोस्ट वार अमेरिकन हेजिमनी, और ब्रैकेट में लिखा है 1945 टू 1955। इतिहास के हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है मेरे विचार से, जो 60 के दशक में अमेरिकी, 50 के दशक के अंत में और 60 के दशक के आरंभिक वर्षों में अमेरिकी साम्राज्यवाद के दुनिया भर में प्रसार के रूप में सामने आ रही थी। और हिंदी में इसी अमेरिकी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के प्रतीक, काव्यात्मक प्रतीक के रूप में, प्रतीक शब्द भी यहाँ परिभाषिक है, अज्ञेय से जुड़ता है, तो प्रतीक के रूप में रामविलास जी ने प्रयोगवाद को देखा था।
और प्रयोगवाद की जो में, हालांकि वो तार सप्तक के पहले कवि हैं, पहले कवियों में है वो, लेकिन आप देखें कि उनके बाद का जो भी लेखन है और इस पत्रिका को भी अगर आप देखेंगे पलट के, तो आपको पता चलेगा कि रामविलास शर्मा पूरी तरह से इस विचारधारा से अपने को अलग कर लेते हैं और कहते हैं कि यह बिल्कुल अस्वाभाविक विकास है। और इसकी जगह वो 1945 की एक कविता है, देवी दयाल चतुर्वेदी मस्त की कविता है, दीपक की मैं कंपित ज्वाला, और रूप नारायण पांडे कमलाकर की कविता है 1957 में छपी थी, चीथड़े, इनका जिक्र करते हैं इस पत्रिका में और कहते हैं कि हिंदी कविता का जातीय विकास अगर कहीं है तो इन कविताओं में है, न कि प्रयोगवादी कविताओं में है। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के नाम पर और जो नए नए प्रतीक खोजने की बात है, इन सब का विरोध बड़े ही व्यवस्थित तरीके से तर्क के साथ रामविलास शर्मा जी ने विरोध किया है। समालोचक पत्रिका की जो सबसे बड़ी और दूसरी विशेषता है, जिसकी बात कल प्रमोद जी कर रहे थे कि एक अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य हिंदी साहित्य इतिहास का होना चाहिए, तो समालोचक पत्रिका में ये संदर्भ पूरी व्यापकता के साथ आया है। उसमें नवाब शायस्ता खां जो हिंदी के लेखक है दक्षिण के, उन पर रचना है। राजा रवि वर्मा, वो भी केरल के थे और हिंदी में कविता लिखते थे, उनकी चर्चा की गई। बाई लक्ष्मी रासव एक नाटक है मदनेश का, जिस पर भगवान दास माहौर ने बड़ा सुंदर आलेख लिखा है। तो ऐसे कई संदर्भ हैं, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं ज्यादा उस पर नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि आजादी के बाद जो हिंदी साहित्य इतिहास की चर्चा अगर हमको करनी है, तो हमें निश्चित रूप से ये देखना होगा कि समालोचक पत्रिका में, खासकर रामविलास जी की जो पत्रिका है, उसकी इसमें क्या भूमिका है। दूसरी बात ये कि समालोचक पत्रिका ने दो महत्वपूर्ण विशेषांक निकाले, एक है सौंदर्य शास्त्र विशेषांक और दूसरा है यथार्थवाद विशेषांक। सौंदर्य शास्त्र जो पद है उसको रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना में स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि सौंदर्य शास्त्र पद हिंदी जाति के लिए ठीक नहीं, लेकिन रामविलास शर्मा ने सौंदर्य शास्त्र पद को नए ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की है। हिंदी की जो सैद्धांतिक आलोचना है, अगर उसको समझना है आजादी के बाद की, तो समालोचक पत्रिका से हमारे काम आ सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगलाचरण नाम से यथार्थवाद विशेषांक की भूमिका पंत ने लिखी। सुमित्रानंदन पंत ने यथार्थवाद विशेषांक की भूमिका लिखी है मंगलाचरण शीर्षक से, और उससे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यह उन्होंने अमेरिकी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के खिलाफ लिखा है। पंत अमेरिकी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के खिलाफ लिखते, मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, सुधी पाठक, सुधी समीक्षक, इस बात से मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको कृपया संज्ञान में लें। एक बात और महत्वपूर्ण बात, जिसके साथ मैं बातों को अब अपने अंत की तरफ ले जाना चाहूंगा, कि रामविलास शर्मा हिंदी में संभवतः अकेले ऐसे आलोचक हैं, और ये बात मैं समालोचक के तय कह रहा हूं, अलग से नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का जो तर्क है उसका विरोध किया और कहा है कि यह कहीं न कहीं अमेरिकी साम्राज्यवाद को पुष्ट करता है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ है, यह गठन राजनीतिक समीकरणों, परिसंपत्तियों के बंटवारे और भी अन्य मुद्दों को लेकर के हुआ, भाषा के आधार पर नहीं हुआ। भाषा को बदनाम किया गया है। ये संदर्भ वो भारत पाकिस्तान के बंटवारे से भी जोड़ते हैं कि हिंदी और उर्दू को बदनाम कर दिया गया कि ये पाकिस्तानियों की भाषा उर्दू और हिंदुस्तानियों की भाषा हिंदी, और जो उसके पीछे पूरी कहानी है प्रभाकर सर ने जिस पर बड़ी लंबी चर्चा की है, बड़ी विशद चर्चा की। रामविलास जी, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि वो भारतीय जो प्रांत हैं उनके विघटन में अगर भाषा का आधार बनाएगा तो वो सही नहीं है। आप चाहे तो रामविलास जी से असहमत हो सकते हैं, चाहे तो समालोचक से असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बार मेरा निवेदन यह है कि आप विचार करें कि अगर आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर हुआ, जिसकी भाषा तेलुगु थी, तो आंध्र प्रदेश से फिर तेलंगाना को अलग क्यों कर दिया गया? तेलंगाना की भाषा भी तेलुगु है और तेलंगाना से भी अब अलग सीमांध्र राज्य की मांग हो रही है। तो यह मामला दरअसल भाषा का है नहीं, यह मामला है बृहत्तर राष्ट्रीयता बनाम लघु राष्ट्रीयता। इस पर हमको देखना होगा, इस पर विचार करना होगा। और एक पत्रिका का जिक्र अगर मैं न करूं तो अच्छी बात नहीं होगी। उस पर आने से पहले समालोचक की, चूंकि समालोचक का मोह छूट नहीं रहा है, समालोचक पत्रिका चूंकि मैंने उसको विधिवत पढ़ा है तो मैं ये कह सकता हूं कि अपने आप एक मुकम्मल पत्रिका थी। उसमें बच्चों के लिए कैसा साहित्य लिखा जाए, इस पर बाकायदा सैद्धांतिक चिंतन किया गया है, और इसके लिए रूस का उदाहरण लिया गया है कि जो नए मानव का निर्माण का कॉन्सेप्ट रूस में आया था, यह राष्ट्रीय लक्ष्य था,
और सरकार ने गोर्की और तालस्ताय जैसे लोगों के साथ मिल करके बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और साहित्य की रूपरेखा बनवाई थी, उसी तरह से भारत में भी होना चाहिए। समालोचक में स्पुतनिक जो अंतरिक्ष यान रूस ने छोड़ा था, उस पर जम के चर्चा है और इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा प्रचारित जो शीत युद्ध है उसके खिलाफ सोवियत रूस के विजय के रूप में दिखाया गया। तो यह एक वैज्ञानिक सोच है जो उन रचनाओं समालोचक के माध्यम से सामने आ रही थी। हालांकि वैज्ञानिक सोच को हम खाली विज्ञान से नहीं जोड़ सकते। आप देखिए कि धर्मयुग पत्रिका का 1985 का एक अंक था, जिसमें एक लेख छपा है, 28 जुलाई 1985 का वो अंक है, इसमें एक लेख छपा है, विज्ञान का अंक है, उस विशेषांक का नाम है विज्ञान और राष्ट्रवाद। उसमें लिखा है सोडियम पोटेशियम खाइए और बेटा पैदा कीजिए। अब मुझे थोड़ी हंसी आती है कि ये कौन सा विज्ञान है जो पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त है। मुझे किसी पत्रिका में, किसी साइंस की पत्रिका में, किसी साहित्य की पत्रिका में ये कहीं नहीं लिखा मिला कि फला फला चीज खाई और बेटी पैदा की। विज्ञान और पुरुषवाद ये एक पहलू बनता है जो बड़ी पत्रिकाओं के अंतर विरोध के रूप में हमारे सामने आया है। ये धर्मयुग में आया है। धर्मयुग बड़ी पत्रिका, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंतर विरोध है और जहां से हमें हमारी चेतना के विकास के जो चरण है, जो प्रस्थान बिंदु है, उनको देखने का एक नजरिया मिलता है। इसके अलावा थोड़ी बात जब स्थानीयता की कर लूं, लोकल को वोकल करने का दौर है, तो उसमें एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, जोड़ना चाह रहा हूं कि झारखंड में जब ये बिहार का हिस्सा था तब भी और अब भी एक से एक श्रेष्ठ पत्रिकाएं आई। सिर्फ एक पत्रिका का जिक्र करता हूं, पत्रिका का नाम है दीन दलित। 70 के दशक में यह पत्रिका आई थी और मैं लगे हाथ यह भी निवेदन कर दूं कि जो भी लोग झारखंड के आदिवासी संस्कृति, आदिवासी साहित्य वगैरह पे काम करना चाहते हैं तो उनको एक किताब देखनी चाहिए। डॉक्टर मिथिलेश की किताब है बाखबर बेखबर, और ये झारखंड की पत्रकारिता पर एक मुकम्मल किताब मुझे लगती है, इधर ही बीच आई है 1-2 साल पहले। उसमें एक प्रांत की, एक राज्य की जो क्षेत्रीय पत्रकारिता होती है, भाषिक पत्रकारिता होती है, जो वर्नाकुलर पत्रकारिता होती है, उसका चरित्र क्या होना चाहिए, उस पर गंभीर चिंतन मिलता है। तो दीन दलित पत्रिका को 70 के दशक में एक व्यक्ति जो संपादित करता था, उसका नाम अभी मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूं, लेकिन वो धोबी जाति के थे और यह पत्रिका हस्तलिखित थी, हस्तलिखित पत्रिका थी और रजिस्टर्ड पत्रिका थी RNI के द्वारा। और इस पर उस समय इंडिया टुडे ने और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदा रिपोर्टिंग की थी। तो जो प्रांतीय पत्रकारिता है, जो दिल्ली से बाहर की पत्रकारिता है, जो हाशिए की पत्रकारिता है, हिंदी पत्रकारिता के वैचारिक पहलू में उसको शामिल होना चाहिए। हिंदी पत्रकारिता को यह तय करना होगा कि अगर हम हिंदी साहित्य का एक मुकम्मल रूप खाका खींचना चाहते हैं तो हमें जनपदीय भाषाओं की पत्रकारिता, हमें क्षेत्रीय भाषाओं की पत्रकारिता पर ध्यान देना। तो मुझे लगता है कि अब समय का अंत है, तो मैं कुछ अब अपने समय की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का नाम लेना चाहूंगा। मेरे विचार से जो विमर्श चल रहा है इस समय, खास करके आदिवासी विमर्श को युद्धरत आम आदमी के माध्यम से रमणिका गुप्ता जी ने उठाया था, और हंस पत्रिका ने स्त्री और दलित विमर्श को आवाज दी थी। किसानों को लेकर के जो पत्रिकाएं तेजी से मजदूरों को लेकर हमारे सामने आई, उनमें मजदूर बिगुल है, सामयिक वार्ता है, सब लोग है, समयांतर जैसी पत्रिका है। इसके अलावा जो मुख्य धारा की पत्रिका जिन पर हिंदी जाति को गर्व होना चाहिए, वो पत्रिकाएं हैं आलोचना, वाक, तद्भव, वसुधा, नया ज्ञानोदय, वागर्थ, लमही, हिंदी के विद्यार्थियों को भी उसको देखना चाहिए, कथादेश, समकालीन भारतीय साहित्य, साखी, पक्षधर वार्ता, परिकथा, कथाक्रम, आजकल, कथादेश, प्रयागपथ, ये कई विश्वसनीय पत्रिकाएं हैं जो हिंदी को लेकर आगे चल रही हैं। इसके अलावा कुछ ब्लॉग पत्रिकाओं ने इसमें बड़ा काम किया। इनमें सिताब दियारा है, समालोचन है और जानकी पुल है, और भी ब्लॉग अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। मेरी अपनी एक सीमा है जिसको मैं इतने समय में देख पाया। इसमें मैं समालोचन का जिक्र अभी हाल ही में विशेष रूप से करना चाहूंगा कि इसमें एक बड़ा ही मार्मिक प्रसंग, इस जो अभी आपदा आई हुई उसको लेकर के एक लेख है पंकज पराशर का, और यह लेख है
जो रूप जीवाएं थी हमारे यहाँ, उनका ऐतिहासिक वर्णन करते हुए आज के संदर्भ से जोड़ा गया। आज सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर हमारे साथ एक अजीब सी स्थिति खड़ी है। जिन स्त्रियों की एक बड़ी संख्या को हमारी मर्दवादी संस्कृति ने भोग की वस्तु बनाया, उन्हें देह व्यापार में जाने को विवश कर दिया, उन पर कोई बातचीत नहीं हो रही। जो सड़क में दिख रहा है उनकी बातचीत हो रही, जो मजदूर है बातचीत होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी मार्मिक पहलू है कि लाखों की संख्या में ऐसा वर्ग है जो देह बेच करके अपना जीवन बिता रहा है, और इस दौर में उनका क्या हो रहा है। इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपी पिछले दिन, उसको पढ़ना चाहिए। तो मेरा अंततः यह एक अनुरोध है कि किसी भी तरह की पत्रकारिता को हमेशा एंटी स्टैब्लिशमेंट सोचना होगा। जो बताया गया एस्टेब्लिशमेंट है, जो आरोपित एस्टेब्लिशमेंट है, कम से कम हिंदी पत्रकारिता को अपना पत्रकारीय धर्म निभाते हुए उसके खिलाफ जाना पड़ेगा, उसे उल्टा सोचना। इसके खतरे हैं, गौरी लंकेश से लेकर के हालिया घटनाओं। इतिहास में देखें तो उदंत मार्तंड के बंद होने से लेकर अगस्टस हिक्की के जेल जाने तक। तो या तो आप, जो गोदान में प्रेमचंद ने लिखा है कि बिजली के संपादक थे पंडित ओंकार नाथ, उनकी तरह आप लालच में पड़ जाइए और अपने पत्रकारिता धर्म का समर्पण कर दीजिए, या फिर आप अड़े रहिए। पूरा इतिहास, मैंने आपको हिंदी प्रदीप का जिक्र किया था कि वो बम क्या है इस पर लेख के चलते बैन कर दिया गया, पूरी पत्रिका को बंद होना पड़ा। तो हमारी हिंदी पत्रकारिता का चरित्र क्रांति धर्मी रहा है। संस्थागत हमले भी लघु पत्रिकाओं पे हुए हैं, आप देख लीजिए। शायद आप लोग इस पहलू की तरफ समझ भी रहे हो। ये जो ISSN और केयर लिस्ट जैसी जो बाजारू चीजें हैं, जो कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद की भावनाओं को पुष्ट करती दिखती है, उनको भी लघु पत्रिकाओं पर थोपा गया है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हम एक पनोप्टिकन समाज में रह रहे हैं। जेरेमी बेंथम ने यह आइडिया दिया था, मैं उस पर बहुत चर्चा नहीं कर सकता, मेरे पास अवकाश नहीं है। लेकिन पनोप्टिकन समाज का जो दौर है वो हमारे समय के साथ चल रहा है। आप वो संदर्भ देख सकते हैं, अभय कुमार दुबे जी ने समाज विज्ञान कोर्स निकाला है, वहां पर उस पर विस्तार में चर्चा है। अंग्रेजी में देखना चाहे तो जेरेमी बेंथम की किताब ही इस पर। इसी तरह एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आज की हिंदी पत्रकारिता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से खतरा हुआ है। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता में इस सांस्कृतिक संकट पर कोई विशेष रचना मुझे इधर बीच नहीं दिखी। हालांकि हरिदास करिवेल्लूर जो मलयालम के कवि, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हरिदास करिवेल्लूर मलयालम के कहानीकार हैं। उन्होंने मलयालम में कहानी लिखी थी जिसका हिंदी अनुवाद सुमित पीवी ने किया था, जिसकी चर्चा कल प्रमोद जी ने की थी। उस कहानी को हिंदी में छपा गया है। कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो मेरी पत्रिका स्पातिका में छपा है। आप स्पातिका न पढ़ें, कोई वो नहीं है, लेकिन आप इस कहानी को पढ़ें। इसको मैंने, ये कहानी बिटिया नाम से अनुदित होकर छपी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स कैसे हमारे मानवीय संबंधों के बीच में दाखिल हो गया है, ये कहानी हमारे इशारा कर रही है, और बिल्कुल हमारे समय का जो सांस्कृतिक संकट है, वैश्विक संकट है, उसकी ओर इशारा करती है। आपके और हमारे घरों में हम सब देख रहे हैं कि ये जो डोरेमान है वो बच्चे दिन रात देख रहे हैं। वो डोरेमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का ही नया पॉपुलर सांस्कृतिक उत्पाद है, जो कहता है वो गाने में कि मैं किसी का सपना हूं जो आज बन चुका हूं सच, अब मेरा ये सपना है कि सबके सपने सच मैं करूं। तो हमारे बच्चों के सपनों को मशीनों द्वारा निर्मित किया जा रहा है, नियंत्रित भी किया जा रहा है। यह खतरनाक है। हिंदी पत्रकारिता के आज के वैचारिक पहलू में अगर हम बात करें तो हमें यह देखना होगा कि हम मानवीय संबंधों की सुरक्षा कर सकें। और अंतिम बात, सिर्फ 2 मिनट अधिक से अधिक, यह कि हमें मुद्रित यानी छपी हुई पत्रिका और किताब को पढ़ने का आनंद लेते रहना चाहिए। यह आनंद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं है, यह पत्रकारिता का ही एक पहलू है। ये जो नए ताजे छपे पन्ने हैं, जिनको हाथों से हम छूते हैं, जिनको सांस भर के सूंघते हैं, और जिनको पढ़ते पढ़ते अपने सीने पर रखकर जो सो जाते, उसका जो सुख है ना, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि हिंदी पत्रकारिता तब तक जिंदा रहेगी जब हम और आप इसे खरीद कर पढ़ेंगे। हमारी पाठकीय संस्कृति हिंदी पत्रकारिता का भविष्य तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि पढ़ना न छोड़ें, पन्नों से, सफ़ों से रिश्ता रखें, क्योंकि शब्दों के पीछे हम इंसानों की दुनिया है। कई लोग हैं जो इन पत्रिकाओं की, किताबों की बाइंडिंग करते हैं। कई हैं जो मशीन पर चढ़ने से पहले उसका फर्मा सेट करते हैं।
कोई कवर डिजाइन करता है, कोई कंपोज करता है, कोई इम्पोज करता है। सबकी रोजी रोटी का भी सवाल। इसलिए पढ़ना और पढ़ते रहना जरूरी है, वरना यही होगा कि रूपर्ट मर्डोक जैसे जो मीडिया मुगल हैं, वो पत्रकारिता में भी एक सर्वसत्तावादी दौर लेकर के आ जाएंगे और बाद में हमारी पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि जब ये सब हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। तो एक बार फिर से मैं यह मौका देने के लिए प्रभाकर सर और आदरणीय अदिति जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद सर। प्रभाकर सर की आवाज नहीं आ रही। का विवरण नहीं दिया सर और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो नई दृष्टि कैसे पत्रिकाओं के द्वारा मिल सकती है, उसमें नागरी पत्रकारिता, नागरी प्रचारणी पत्रकारिता के द्वारा, सरस्वती के द्वारा, हिंदी प्रदीप के द्वारा और विशेष रूप से समालोचक पत्रिका के द्वारा आपने जो बातचीत की वो बड़ी काबिले तारीफ है। और इन सब के बीच में आपने समकालीन पत्रकारिता की जो बातचीत की, उसमें मैं जोड़ दूं आपको कि जो हाशिए के समाज की जो पत्रकारिता है, उसमें आदिवासी विमर्श, दलित दस्तक और स्त्रीकाल जैसी पत्रिकाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जो इस समय हस्तक्षेप कर रही हैं हिंदी पत्रकारिता में। और हिंदी पत्रकारिता का सदैव ये रूप रहा है, जिसके बारे में आपने बताया कि साहित्य की निर्मिति में उनका कैसे योगदान रहा है, टेक्स्ट को समझने में कैसे योगदान रहा है। और समकालीन साहित्य में तो बात करें तो ये सारी की सारी पत्रिकाएं, टेक्स्ट जो छप कर आ रहा है, इस बीच कहानी हो, कविता हो या तमाम सारे रचनात्मक पहलू हैं, उन सबको कैसे पत्रिकाएं प्रकाशित कर रही हैं। और पत्रकारिता के वैचारिक पहलू पर बातचीत करते हुए आपने जो खास बात कही कि कैसे समकालीन पत्रकारिता के जो संकट हैं उस पर हमें विचार करना चाहिए। इस समृद्ध व्याख्यान के लिए आपको बहुत आभार। और प्रश्न कई आए हैं, मैं एक दो प्रश्न पढ़ता हूं, उसके लिए अवकाश नहीं है कि इसमें यहाँ पर उसका उत्तर आप दें, समय काफी हो चुका है। जैसे कि हिंदी पत्रकारिता के विकास में संस्थाओं और सभाओं का क्या योगदान रहा है, जो संस्थाओं से पत्रिकाएं निकलती रही हैं, उनकी जो राजनीति रही है उसका भी एक योगदान रहा है। इस पर एक बड़ा खास प्रश्न आया हुआ है। और आपने तमाम सारे नवजागरण से लेकर आधुनिकता और उसके साथ साथ सांस्कृतिक साम्राज्यवाद जैसे जो इस समय हमारे सामने समस्याएं हैं, उन सबको लेते हुए हिंदी पत्रकारिता के वैचारिक पहलू पर आपने बातचीत किया। मैं वाणी डिजिटल मंच की तरफ से और अपनी तरफ से, अपने पाठकों और दर्शकों की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूं। आपने ये व्याख्यान इसलिए भी खास दिया क्योंकि इस पातिका जैसी पत्रिका आप निकालते हैं, आप संपादक भी हैं, तो एक संपादक का क्या दायित्व होना चाहिए इसको बखूबी आप समझते हैं। मैं साधुवाद देता हूं आपको इस समृद्ध व्याख्यान के लिए। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।